कुदरत बहुत ही खूबसूरत है और ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही ताकतवर भी है। कुदरत हर जगह बहुत खूबसूरती से संतुलन बना के रखती है, चाहे वो धरती के ऊपर हो चाहे उसके भीतर। जब भी धरती के भीतर उसकी क्रियाओं का संतुलन बिगड़ता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, तब धरती अपना संतुलन बनाने के लिए अपने अंदर की गर्मी बाहर निकालती है और जहाँ से ये गर्मी बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कुदरत की बेहिसाब ताकत का एक बेजोड़ और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आइए जानते हैं इन आग उगलते ज्वालामुखियों के बारे में। प्यारे दर्शकों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। ज्वालामुखियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी धरती की संरचना कैसी है। किसी भी पथरीले ग्रह या उपग्रह की संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक सतह होती है जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर, और यहाँ ही बनता है मैग्मा, जो कि ज्वालामुखियों के बनने का एक मुख्य कारण है। दरअसल लिथोस्फेयर सतह को 7 बड़े टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और कुछ छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ये प्लेट्स नीचे के मेंटल पर बहुत धीरे धीरे बहती हैं, जिसे एस्थीनोस्फेयर नामक परत द्वारा चिकनाई मिलती है। इन प्लेट्स की सीमा के बीच में होती गतिविधि के कारण ही मैग्मा का उत्पादन होता है। ये सतहें आपस में 4 अलग अलग तरीक़ों से गतिविधि कर सकती हैं। पहला, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तब वहाँ एक मध्य महासागरीय रिज बनता है या एक महाद्वीपीय रिज बनता है। जब ये सतहें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तब एस्थीनोस्फेयर नाम की सतह से मैग्मा उस जगह से निकलकर उस जगह को भरता है और वहाँ एक छोटा सा रिज बन जाता है। इसे स्प्रेडिंग सेंटर वोल्केनिज्म कहा जाता है, यानी फैलता हुआ केंद्रीय ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने लगती है। इस प्रक्रिया में एक खाई बनने लगती है। ये प्रक्रिया समुद्र के नीचे होती है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स 2 तरह की होती हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय। जहाँ महासागरीय प्लेट्स का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि वो माफिक नाम के पत्थरों से बनी होती हैं, वहीं महाद्वीपीय प्लेट्स एसिडिक पत्थरों से बनी होती हैं और उनका घनत्व कम होता है। अब क्योंकि माफिक पत्थर का घनत्व एसिडिक पत्थर से ज़्यादा होता है, इसलिए ओशियानिक प्लेट्स महाद्वीपीय प्लेट्स के नीचे खिसकने लगती हैं और पत्थर में मौजूद बढ़ी हुई पानी की मात्रा उसका मेल्टिंग पॉइंट घटा देती है, जिससे वो प्लेट नीचे जाने पर बढ़ते दबाव और तापमान के चलते पिघलने लगती है और उसका मैग्मा बनने लगता है। इस तरह जो मैग्मा बनता है उसे निम्न स्खलन क्षेत्र ज्वालामुखीय क्रिया कहते हैं। तीसरा, अगर दोनों प्लेट्स का घनत्व एक समान हो और कोई एक प्लेट दूसरे के नीचे ना खिसके तो इस वजह से वहाँ एक किस्म का बल सा पड़ना शुरू हो जाता है और वो उठते हुए एक पर्वत बन जाता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हिमालय पर्वत है। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कोई प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं खिसकी, जिस वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और ये प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, जिससे हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। इस तरह की क्रियाओं से कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती। और चौथा, जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ उल्टी दिशा में खिसकने लगती हैं तो इसे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं।
इसे कोई ज्वालामुखी क्रिया तो नहीं होती, लेकिन भूकंप ज़रूर आते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जिसके द्वारा बनी परिसीमा आप साफ तौर पर देख सकते हैं सैन एंड्रियास इलाके में। ये तो था कि कैसे इन प्लेट्स के खिसकने से मैग्मा बनता है और इन प्लेट्स के खिसकने के और क्या क्या परिणाम होते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे इन ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। मैग्मा लिथोस्फीयर की प्लेट के बिल्कुल मध्य से भी ऊपर आ सकता है। हालांकि ये उसकी सीमाओं पर मैग्मा बनने जितना आम नहीं है। ये अक्सर तब होता है जब लोअर मेंटल का कुछ पदार्थ निकल के अपर मेंटल की तरफ बढ़ता है और धरती की सतह के बिल्कुल नीचे आकर जमा हो जाता है और वहाँ बने पत्थरों को पिघलाने लगता है और बनाता है एक हॉट स्पॉट। हालांकि ये हॉट स्पॉट स्थिर होता है, लेकिन ऊपर की प्लेट खिसकने के कारण उनसे निकलता हुआ ज्वालामुखियों की एक माला सी बना देता है और जो ज्वालामुखी उस हॉटस्पॉट से खिसक जाता है वो ज्वालामुखी मृत हो जाता है। इसका एक उदाहरण है हवाई द्वीप के ज्वालामुखियों की कतार, जो कि तकरीबन 7 करोड़ साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जो ज्वालामुखी महासागरों के नीचे लावा निकालते हैं वो पानी की वजह से वहाँ ही जम जाता है और इस वजह से और ज़्यादा लावा नहीं निकलता, जिससे वहाँ लावा उगलने वाले ज्वालामुखी नहीं बनते। ऐसे कई महाद्वीपीय रिज हैं जहाँ ज्वालामुखियों से लावा निकलता है, लेकिन अधिकतर ज़मीनी ज्वालामुखी हॉटस्पॉट या निम्न स्खलन ज्वालामुखीय क्षेत्रीय यानी सबडक्शन जोन वोल्केनिज्म की वजह से बनते हैं। ऐसे में जब मैग्मा नए पत्थरों को पिघलाता है और नया मैग्मा बनता है तो उस मैग्मा का घनत्व कम होता चला जाता है, जिससे वो ऊपर उठता चला जाता है, जिससे वो और नए पत्थरों को पिघलाता चला जाता है और उसका घनत्व कम होता जाता है और उसके ऊपर बढ़ने की गति बढ़ती चली जाती है और इससे मैग्मा का प्रेशर धरती के नीचे बढ़ता जाता है और जैसे ही उसे कोई दरार खुली मिलती है या उसका प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब एक तेज़ धमाके से वो मैग्मा लावा बन के बाहर निकलता है। ज्वालामुखी का आकार और उसके फटने की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें से निकलने वाला लावा की संरचना किस तरह के पत्थरों से हुई है। ज्वालामुखियों की विध्वंस की ताकत अलग अलग स्थितियों में बहुत अलग अलग होती है। जहाँ कुछ ज्वालामुखी बहुत ही हिंसक विस्फोट करते हैं जिससे कि कई मीलों के दायरे में क्षण भर में सब नष्ट हो जाता है, वहीं कुछ ज्वालामुखी बहुत आराम से लावा बाहर निकालते हैं और उनके लावा निकालने की गति इतनी धीमी होती है कि आप उस लावा के आसपास आसानी से चल फिर भी सकते हैं। विस्फोट की गंभीरता उसके लावा की संरचना पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों से मैग्मा बनता है उनमें बहुत सारी विघटित गैसेस होती हैं। वो गैसेस तब विघटित अवस्था में रहती हैं जब तक कि आसपास की चट्टानों का दबाव, जो कि गैसेस के वाष्प दबाव से ज़्यादा होता है, वो कम नहीं हो जाता। जैसे ही ये दबाव कम होता है तो विघटित गैसेस फैलने लगती हैं और मैग्मा में बुलबुले बनते हैं, जिससे वेसिकल्स भी कहा जाता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो मैग्मा पे दबाव घटने से वो उच्च दाब बिंदु से निम्न दाब बिंदु की तरफ बढ़ रहा हो तो, या मैग्मा के ठंडे होने से उसमें गैसेस की मात्रा बढ़ने लगे जिससे कि उसमें वाष्प दाब बढ़ने लगे। ज्वालामुखी के विस्फोट की ताकत मैग्मा के गाढ़ेपन पर भी निर्भर करती है। मैग्मा जितना गाढ़ा होगा गैसेस का उसमें से निकलना उतना ही मुश्किल होगा, जिससे गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा मैग्मा को ऊपर की तरफ लाएंगी और एक ज़ोरदार विस्फोट होगा। लेकिन अगर मैग्मा कम गाढ़ा हो तो गैसेस उसमें से आसानी से निकल जाती हैं और कम लावा ही ऊपर आ पाता है और विस्फोट इतना विध्वंसकारी नहीं होता। यानी सब निर्भर करता है गैस और मैग्मा के संतुलन पर। मैग्मा यदि गाढ़ा हो और उसमें गैस ज़्यादा हो तो विस्फोट ताकतवर होगा, और मैग्मा यदि कम गाढ़ा हो और उसमें गैस कम हो तो विस्फोट कम ताकतवर होगा और मैग्मा धीमी गति से ज़मीन पर बहेगा। दोनों स्थितियां निर्भर करती हैं इस बात पर कि मैग्मा की संरचना किन पदार्थों से हुई है। आमतौर पर गाढ़ापन मैग्मा में मौजूद सिलिकॉन की मात्रा पर निर्भर करता है। ज़्यादा सिलिकॉन मतलब ज़्यादा गाढ़ापन। मैग्मा में कितनी गैस है ये भी निर्भर करता है उसकी संरचना पर। मैग्मा 3 प्रकार का होता है। बेसाल्टिक मैग्मा कम सिलिकेट और ज़्यादा आयरन और कैल्शियम और भारी पदार्थ लिए होता है। एंडोस्टैटिक मैग्मा
मध्यम सिलिकेट की मात्रा और मध्यम लोहा, कैल्शियम और भारी पदार्थ। रायोलिटिक मैग्मा, इसमें अधिक सिलिकेट और कम मात्रा में लोहा, कैल्शियम और भारी पदार्थ होते हैं। रायोलिटिक मैग्मा अपनी संरचना के कारण सबसे ज़्यादा गाढ़ा और गैसिस लिए होता है, इसलिए रायोलिटिक मैग्मा वाले ज्वालामुखियों में विस्फोट सबसे ज़्यादा विध्वंसक होते हैं। जब भी किसी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसकी शुरुआत में सबसे पहले वो ज्वालामुखी पदार्थों को हवा में बहुत ऊपर उछालकर फेंकता है, जिसमें कि होते हैं गर्म गैस, राख और पायरोक्लास्टिक पत्थर। धमाका कई प्रकार, आकार और अलग अलग समय सीमा का हो सकता है। ज्वालामुखियों में सबसे आम होने वाले विस्फोट इस प्रकार हैं। प्लिनीनियन विस्फोट, इस तरह का विस्फोट बहुत खतरनाक होता है। इसमें बहुत गाढ़ा लावा निकलता है और बहुत सी विषैली गैसेस भी निकलती हैं। इसका धमाका इतना ज़ोरदार होता है कि ये पायरोक्लास्टिक पदार्थों को हवा में तकरीबन 40 से 48 किलोमीटर ऊपर तक उछाल देता है, जिससे कि आसपास के इलाकों में छोटे पत्थरों की बारिश सी होनी शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पे इससे निकली राख और पायरोक्लास्टिक पदार्थ एक दिशा की तरफ बढ़ते हैं, हवा की गति पर निर्भर करते हुए। इस तरह के धमाके से इतिहास में पोम्पेई और हरकुलेनियम नाम के शहर तबाह हो गए थे। हवाईयन विस्फोट, ये विस्फोट इतने विनाशकारी और ज़ोरदार नहीं होते। ये हवा में किसी तरह का पायरोक्लास्टिक पदार्थ नहीं उछालते। इनमें से कम गाढ़ा लावा निकलता है और आराम से इसके बाहर निकलकर बहता है। कई बार इसमें से कम गाढ़ा लावा बहुत सुंदर आग के फव्वारे जैसा दृश्य बनाता है। इस तरह के लावा के बहाव से आसपास की वनस्पति बर्बाद हो जाती है, लेकिन इसकी गति कम होने के कारण समय रहते वहाँ जान का नुकसान नहीं होता। इन्हें हवाईयन विस्फोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धमाके हवाई के द्वीपों के ज्वालामुखियों में आमतौर पर होते हैं। स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट, ये विस्फोट दिखने में तो बहुत शानदार होते हैं, लेकिन इतने खतरनाक नहीं होते। इन धमाकों से लावा 15 से 90 मीटर तक हवा में उछलता है। इस तरह के ज्वालामुखियों में लावा गाढ़ा होता है और अधिक गैसीय मात्रा लिए होता है, जिससे इसमें दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है और शानदार धमाकों की आवाज़ आती हैं। लेकिन इन ज्वालामुखियों से लावा बाहर की तरफ नहीं निकलता है, और निकलता भी है तो बहुत कम निकलता है। ये धमाके बहुत कम मात्रा में ज्वालामुखीय पदार्थ हवा में फेंकते हैं और ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं। वल्केनियन विस्फोट, ये विस्फोट स्ट्रोम्बोलियन विस्फोटों की तरह ही छोटे छोटे विस्फोट लिए होते हैं, बस इसमें पायरोक्लास्टिक पदार्थ अधिक निकलता है। इन ज्वालामुखियों में भी धमाके गाढ़े लावा और अधिक गैसीय मात्रा के कारण होते हैं। वल्केनियन धमाके अक्सर बड़े होते हैं और इनमें राख और पायरोक्लास्टिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। फिशर विस्फोट, असल में ये किसी तरह का विस्फोट नहीं होता है। इसमें ज़मीन में पड़ी उन दरारों से लावा निकलने लगता है जो प्लेट्स टेक्टोनिक्स के खिसकने की वजह से बनती हैं। इन ज्वालामुखियों से बहुत अधिक मात्रा में लावा निकलता है और ये लावा ज़मीन पर अक्सर बहुत धीमे बहता है। इन दरारों से लावा निकलने के कारण वहाँ आग का एक पर्दा सा बन जाता है। हाइड्रोवोल्केनिक विस्फोट, जब कोई ज्वालामुखीय विस्फोट सागरों के निकट होता है या गीले इलाके में होता है, इनमें बहुत अलग तरह के विस्फोट होते हैं, क्योंकि इसमें मैग्मा जब पानी के साथ मिलता है तो पानी एकदम से वाष्पित होकर फैलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक विस्फोट की सी स्थिति पैदा होती है। इससे पायरोक्लास्टिक पदार्थ बहुत महीन टुकड़ों में बंट जाता है और महीन राख के रूप में गिरता है। इस तरह के ज्वालामुखी बहुत भिन्न प्रकार से विस्फोट करते हैं। कुछ छोटे छोटे धमाके करते हैं, जबकि कुछ विस्फोटों की एक कतार बना देते हैं। ये विस्फोट अगर ठंडे इलाकों में हो तो अधिक मात्रा में बर्फ़ पिघलने से बाढ़ अथवा ज़मीन खिसकने जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं। सभी ज्वालामुखियों का ढांचा लगभग एक जैसा होता है। समिट क्रेट, ज्वालामुखी का मुंह, मैग्मा चेंबर जहां नीचे से आया मैग्मा इकट्ठा होता है, सेंट्रल वेंट, एक नली जैसी जगह जो समिट क्रेटर को मैग्मा चेंबर से जोड़ती है। अलग अलग ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा फ़र्क उनका बाहरी ढांचा होता है, जो सेंट्रल वेंट को ढककर रखता है। इसका आकार हर ज्वालामुखी में अलग होता है। ये निर्भर करता है कि उसमें से कितना लावा बाहर निकलता है और कैसे निकलता है। 3 मुख्य तरह के ज्वालामुखीय ढांचे होते हैं। स्ट्रेटोवोल्केनोज, ये सबसे परिचित ढांचा है ज्वालामुखियों का, और आमतौर पर ये ज्वालामुखी बहुत खतरनाक होते हैं। इनकी पहचान इनकी समान सी ढलान होती है।
जो क्रेटर के पास जाते जाते खड़ी हो जाती है और इनका क्रेटर भी छोटा होता है। ऐसे ज्वालामुखियों से पायरोक्लास्टिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हवा में उछलता है और इससे लगातार लावा निकलता है, जिससे कि इसका ढांचा आगे आगे बनता रहता है। इनमें विस्फोट असामान्य समय के अंतराल पर होते हैं और ये ज्वालामुखी अक्सर निम्न स्खलन वाली जगहों पर बनते हैं। स्कोरिया कोन वोल्केनोज, ये सबसे आम ढांचा है ज्वालामुखियों का। इनके मुंह छोटे होते हैं और इनकी खड़ी ढलानें इनकी पहचान है। इनका ढांचा राख और पत्थरों से बना होता है। स्ट्रेटो वोल्केनोज से अलग इन ज्वालामुखियों में अक्सर एक ही विस्फोट होता है। शील्ड वोल्केनोज, ये ज्वालामुखी छोटे आकार के होते हैं और इनमें धमाके भी कम और छोटे होते हैं। इनमें से लावा धीरे धीरे बाहर निकलकर बहता रहता है। कई बार तो 100 किलोमीटर तक भी लावा बहता है और आसपास एक ढाल जैसी आकृति बना देता है। इन ज्वालामुखियों का ढांचा थोड़ा खड़ा होता है, जिससे इसका केंद्र थोड़ा खड़ा नजर आता है। ये ज्वालामुखी बहुत कम अंतराल पर बार बार फटते रहते हैं, तकरीबन हर साल में एक बार। ज्वालामुखियों को मुख्य तौर पर 3 वर्गों में रखा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी, यदि कोई ज्वालामुखी इतिहास के उस समय में फटा हो जब से मानव इतिहास दर्ज कर रहा है, तब उस ज्वालामुखी को सक्रिय माना जाता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी, यदि कोई ज्वालामुखी पिछले 10,000 सालों में कभी एक आध बार ही फटा हो तो उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसा ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। मृत ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी पिछले 10,000 साल में कभी भी ना फटा हो तो उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जिसके भविष्य में फटने के आसार नहीं होते। हालांकि ज्वालामुखियों के बारे में कुछ भी यकीन से कहना आसान नहीं होता कि ये कब फटेंगे और कब नहीं। दर्ज आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में इस वक्त 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और 1000 निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं। इतिहास में बहुत से विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जिनमें जान और माल की बहुत हानि हुई है। माउंट तंबोरा इंडोनेशिया ज्वालामुखी विस्फोट, यह इतिहास का सबसे घातक विस्फोट रहा है। इसमें तकरीबन 1,20,000 लोग मारे जाने का आंकड़ा प्राप्त है। 10 अप्रैल सन 1815 में ये ज्वालामुखी फटा था और गैस और राख के बादल आसमान में 40 किलोमीटर तक उछले थे। इसमें से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से पूरी दुनिया में तापमान गिर गया था और बहुत बड़े स्तर पर फसलों का और कृषि का नुकसान हुआ था, जिससे चाइना और स्विट्ज़रलैंड में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। क्रैकाटोआ इंडोनेशिया, 27 अगस्त सन 1883 में क्रैकाटोआ नामक ये ज्वालामुखी 4 धमाकों की एक कतार से फट पड़ा था। इसका आखिरी धमाका इतना ज़ोरदार था कि इससे बनी शॉकवेव ने पूरी दुनिया का चक्कर 7 बार लगाया था। इस धमाके में लगभग 36,000 लोग मारे गए थे। ज्वालामुखियों के बारे में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक हम मानवों को नहीं पता हैं। ज्वालामुखी भूगर्भीय नवनिर्माण में एक बेहद अहम भूमिका अदा करते हैं। कुदरत की और ताकतों से अलग ज्वालामुखी दोहरा किरदार निभाते हैं। जहां एक ओर ये महाविनाश करते हैं, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी के नवनिर्माण का कार्य भी करते हैं। और भी ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल गोल्डन विज़न। नमस्कार दोस्तों।